हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट के बारे में। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो भी प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपस में जो टाइटली पैक्ड होते हैं वो किस वजह से होते हैं। तो उनका बेसिकली रीज़न क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि क्या करता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में कंबाइन करके रखता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि जो भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर कंबाइंड है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखें तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो भी इस न्यूक्लियस के अंदर आपस में जुड़े हुए हैं, इनको मैं चाहता हूं कि ब्रेक करके अलग कर दूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एनर्जी जैसे ही इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा इसके न्यूक्लियॉन्स में। न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। तो एनर्जी नीडेड होगी इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। तो उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। या हम ऐसा कहें कि लेट से हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, ये दोनों आपस में मिलके कंबाइन होते हैं। तो जब ये आपस में मिलके कंबाइन होके एक जो न्यूक्लियस बनाएंगे जिसमें क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ होंगे, तो ये साथ में क्या रिलीज करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? एनर्जी। और उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या कि वो एनर्जी जो कि रिक्वायर हो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को उस न्यूक्लियस से बिल्कुल अलग करने के लिए, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। या दूसरी डेफिनेशन क्या है कि जब भी दो प्रोटॉन्स या दो से ज्यादा या एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन आपस में जब भी न्यूक्लियॉन्स बेसिकली कहें तो आपस में जब भी न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होकर कोई नया न्यूक्लियस बनाते हैं, ये क्या है? न्यूक्लियस। तो जब भी दो न्यूक्लियॉन्स या दो से ज्यादा न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होकर नया न्यूक्लियस बनाते हैं तो वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन हम देखिए हमारे पास क्या है? इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी एनर्जी रिक्वायर है किसके लिए? इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए हमें। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अपार्ट, टू ब्रेक इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक अपार्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग करने के लिए द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या कि उसके जो जिससे मिलकर वो बना हुआ है न्यूक्लियस, किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स है। तो टू ब्रेक अपार्ट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं टू ब्रेक अपार्ट द न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स से मिलकर ही तो बना है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए उसके न्यूक्लियॉन्स में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है हमें वो क्या कहलाती है? हमारी बाइंडिंग एनर्जी। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट में क्या होता है कि जब भी हमारे पास न्यूक्लियस जो होता है, लेट्स से इसी एग्जांपल में देखें तो ये हमारा लेट्स से प्रोटॉन है, ये हमारा न्यूट्रॉन है। तो इसका भी कोई ना कोई मास होगा, तो इसको लेट्स से हम कहते हैं mp, मास ऑफ प्रोटॉन। और इसका मास होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? mn, स्मॉल n बोल देते हैं। तो ये क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पर ये क्या है? न्यूक्लियस है, तो इसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं? m कैपिटल N। कैपिटल N मतलब कि मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इस प्रोसेस में जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन होके एक नया जो न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? कुछ मास जो होता है वो लॉस हो जाता है, और उसी लॉस ऑफ मास को हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। अब ये कैसे होता है कि जो भी मास होता है, यहां पर क्या है? न्यूक्लियस का जो भी मास होता है वो हमारे पास क्या होता है? ऑलवेज लेस देन होता है किससे? सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन
या हम ऐसा कहें कि जो न्यूक्लियस का जो भी मास हमारे पास आएगा रिजल्टिंग, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में मिलके जो न्यूक्लियस बनाएंगे, तो जब इस न्यूक्लियस का हम मास मेजर करेंगे तो इसका मास जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा किससे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, जब दोनों अनकंबाइंड थे। यानी सिंपल अगर वे में बोले तो जब भी न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड नहीं होते, जब कंबाइंड होकर न्यूक्लियस नहीं बनाते, तो इनका जो अलग अलग जो मास होता है उनका जो सम होता है वो ज्यादा होता है उस न्यूक्लियस से जो मिलकर बना है, क्योंकि उस न्यूक्लियस बनने वाले जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कुछ मास लॉस हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस। सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस क्या है, ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनका सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ न्यूक्लियस का। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, चेंज इन एम, मतलब मास में जो चेंज आ रहा है, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, और यहां पर एम टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन को। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन एम एन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो सम है, और मास ऑफ न्यूक्लियस का जो मास है, न्यूक्लियस का जो मास है, इन दोनों के मास का सम और न्यूक्लियस का मास, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट। तो लास्ट में कंक्लूड करें तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड हो किसी भी न्यूक्लियस के लिए, कि उसको जब हम वो एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो स्प्लिट हो जाए उसके न्यूक्लियॉन्स में, तो वो क्या कहलाती है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी। और मास डिफेक्ट हमारा क्या है, कि जब भी न्यूक्लियॉन्स आपस में मिलकर एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उन न्यूक्लियॉन्स का जो इंडिविजुअल मास होता है जब वो कंबाइंड नहीं थे, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है उस मास से जो कि उन्होंने मिलकर न्यूक्लियस बनाया है, उसके मास से। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ मास लॉस हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो अब हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, या इन टर्म्स की मीनिंग क्या होती है। तो अब हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी तो हमने देख ली, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी है क्या। अगेन बाइंडिंग एनर्जी क्या, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर हो इस न्यूक्लियस के लिए कि इसको हम प्रोवाइड करें तो ये स्प्लिट होके पूरा ब्रेक हो जाए उसके न्यूक्लियॉन्स में। इट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नीडेड फॉर न्यूक्लियस टू ब्रेक इट अपार्ट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट। यानी जब भी हम बाइंडिंग एनर्जी इस न्यूक्लियस को प्रोवाइड करेंगे तो ये पूरा न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, इसमें से एक या दो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स अलग नहीं होंगे, पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही ब्रेक हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। और दूसरा जो हमारे पास टर्म है वो हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, पर न्यूक्लियॉन लिखा हुआ है, यानी एक न्यूक्लियॉन के लिए। तो वो न्यूक्लियॉन प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी थी ओवरऑल न्यूक्लियॉन्स के लिए, लेकिन यहां पर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एक न्यूक्लियॉन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एक न्यूक्लियॉन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से इस न्यूक्लियस के अंदर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, इसके सारे जो भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग हो जा रहे हैं। दो प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर और दो न्यूट्रॉन्स हैं, वो अलग अलग हो जा रहे हैं। तो पूरा न्यूक्लियस जो है वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो वो एनर्जी हमने क्या प्रोवाइड करी, बाइंडिंग एनर्जी। यानी इस पूरा न्यूक्लियस क्या हो गया, पूरा न्यूक्लियस ही ब्रेक हो गया उसके कंस्टिट्यूएंट्स में। लेकिन
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर हो किस इस न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए, या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि नीडेड हो इस न्यूक्लियस में से किसी भी एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास मैथमेटिकली क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या आएगी कि हमारे पास जो भी एलिमेंट हो उसकी बाइंडिंग एनर्जी टोटल, उसको डिवाइड जब हम कर देंगे उसके एटॉमिक मास से या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को एक और वे भी है जिससे हम समझ सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स की। यानी देखिए इस न्यूक्लियस में क्या है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइंड है, तो इसके लिए जो भी बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि सारे आपस में जब स्प्लिट हो जाए तो वो क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो इस टोटल बाइंडिंग एनर्जी को बनाने के लिए भी छोटी छोटी बाइंडिंग एनर्जी मिलकर वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी बनी है। तो हर एक न्यूक्लियॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है उन सभी का सम होकर के क्या बन रहा है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी बन रही है। तो हर एक न्यूट्रॉन की या न्यूक्लियॉन की जो भी हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं या किन चीजों से बाइंडिंग एनर्जी पर कोई असर पड़ता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर अफेक्ट करता है बाइंडिंग एनर्जी को वो होता है हमारा मास, वो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिसे हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में चेंज होने से बाइंडिंग एनर्जी पर क्या असर पड़ता है, वो हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे लेट्स से हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है या एक एटम है जिसमें न्यूक्लियॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं या ज्वाइंट हुए पड़े हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स से। तो यहां पर 4 न्यूक्लियॉन्स है, तो इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी वो भी कम होगी एज कंपेयर टू अगर यहां पर 8 होते। तो अगर यहां पर 8 होते तो क्या होता कि स्ट्रॉन्ग फोर्स भी ज्यादा होती, और स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा है। अब कैसे, क्योंकि देखें जब भी हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आपस में क्या होगी, उनकी अट्रैक्शन भी होगी और गिलियॉन्स पार्टिकल्स का एक्सचेंज होगा। वो डीप में हम नहीं जा रहे, लेकिन सिंपली समझ लें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बढ़ेगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ेगी तो स्ट्रॉन्ग फोर्स का मतलब क्या है कि वो फोर्स जो कि न्यूक्लियॉन्स को आपस में कंबाइन करके रख रही है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ गई तो मतलब क्या कि हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ गई ना। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स कम होती तो हमें थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती, तो वहां पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती, कम होती। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स जब बढ़ गई तो बाइंडिंग एनर्जी भी हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो दूसरी कौन सी चीज बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ेगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज करेगी।
तो बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ गए तो स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ गई, और स्ट्रॉन्ग फोर्स बढ़ गई तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, और उसी की मीनिंग क्या होती है कि बाइंडिंग एनर्जी ही बढ़ गई। तो ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का फैक्टर जो है वो इसको अफेक्ट करता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स का फैक्टर भी अफेक्ट करता है अल्टीमेटली थ्रू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने से। तो जिस न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग फोर्स ज्यादा होगी तो वहां पर बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ेगी उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब बाइंडिंग एनर्जी ही ज्यादा है तो मतलब कि उसके जो भी छोटे छोटे न्यूक्लियॉन से मिलकर जो बना हुआ है वो न्यूक्लियस, पर्टिकुलर न्यूक्लियस, तो वहां पर एक न्यूक्लियॉन को उसमें निकालने के लिए भी हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी कब? जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ज्यादा होगी, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ज्यादा होने का मतलब ही क्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे उस पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस में ज्यादा होंगे। तो अब करते हैं हमारी कैलकुलेशन के बाइंडिंग एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। कंसीडर करें हमारे पास ये एक एटम है जिसमें हमारे पास एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हमने सिर्फ एग्जांपल कंसीडर किया। तो ये फिगर है एटम की, तो उसमें हमने कुछ एनर्जी ऐड करी। इस एनर्जी का नाम क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, Eb। तो इस एटम को जब हम बाइंडिंग एनर्जी देंगे तो इसका न्यूक्लियस क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये फिगर हमें यही समझा रही है कि एक न्यूक्लियस को, एटम के न्यूक्लियस को जब हम बाइंडिंग एनर्जी दे रहे हैं तो वो ब्रेक हो जा रहा है किसमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो अगर मैथमेटिकल इसको लिखें तो मास ऑफ न्यूक्लियस यहां पर जो है प्लस बाइंडिंग एनर्जी, जिसे हम Eb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Eb से। तो वो किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन, लेट्स से ब्लू जो है वो प्रोटॉन है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ब्लैक जो है वो हमारा क्या है? न्यूट्रॉन। यहाँ पर कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ होल न्यूक्लियस को, और स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ न्यूट्रॉन को। तो यहां से अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहें तो बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल होगी? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम है उसमें से हम माइनस कर देंगे मास ऑफ टोटल न्यूक्लियस, M कैपिटल M। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन एनर्जी हमें पता है आइंस्टाइन के रिलेशन से वो क्या होती है? एनर्जी इक्वल होती है E इक्वल्स mc²। तो इसी फर्स्ट इक्वेशन को हम आगे यहाँ पर डेवलप करते हैं तो वो कैसे होगी? तो देखें, जब भी इसका अगर हम रिवर्स प्रोसेस देखें तो यहाँ पर इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन का जो इंडिविजुअल मास है वो क्या होगा? जो इस कंबाइंड न्यूक्लियस का जो मास है उससे हमेशा ज्यादा होगा। यानी जब ये न्यूक्लियस नहीं बना था, ये अलग अलग थे, तो इनका जो सम करके जो मास था वो ज्यादा था इससे। लेट्स से इसका मास 10 kg था, केजी में तो नहीं नापते हम इसको, लेकिन एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, दोनों का 10 kg का। तो जब ये न्यूक्लियस बना तो इसका मास कुछ 18 kg हो गया। तो ये क्या होगा? ऑलवेज लेस देन होगा इससे, क्योंकि यहां पर कुछ मास जो था न्यूक्लियस बनने में वो लॉस हो गया, और उसी लॉस्ट मास को हम क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। और जो लॉस मास हुआ वो क्या हुआ? जो लॉस मास हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट होके बाहर निकल गया, तो उस एनर्जी को हमने क्या बोल दिया? बाइंडिंग एनर्जी। तो जब भी न्यूक्लियॉन्स आपस में मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि मास डिफेक्ट से आ रही होती है, क्योंकि वहां पर जो मास डिफेक्ट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्योंकि मास और एनर्जी इक्विवेलेंट है। तो जो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज होता है, तो उसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर मास डिफेक्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, जब वो अनकम्बाइंड थे, जब उन्होंने न्यूक्लियस नहीं बनाया था।
उनके मास में से न्यूक्लियस का मास हम माइनस कर दे रहे हैं, क्योंकि माइनस हम तब करते हैं जब माइनस हम एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी तब करते हैं जब वो पहले जो क्वांटिटी लिखी हो वो दूसरी की रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है। लेट्स से मैं माइनस करना चाह रहा हूं a माइनस बी, तो यहां पर मतलब क्या है कि जो a है वो क्या है हमारा ज्यादा है किससे, b से। b जो है वो क्या है, छोटा है, क्योंकि हम बड़ी चीज में से छोटी चीज माइनस करते हैं। तो यहां पर ये जो मास है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस मास, क्योंकि जब ये अनकंबाइंड है तो इनका मास देखिए कितना हो जा रहा था, 10 10 प्लस 20, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 18। तो यहाँ पर 2 kg का जो मास लॉस हुआ वो किस पे कन्वर्ट होकर निकल गया बाहर, बाइंडिंग एनर्जी में। तो मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या चाहिए, मास डिफेक्ट तो मिल गया है। अगर हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी, जो कि इस प्रोसेस में रिलीज होगी, जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम इक्वेशन 1 को करेंगे सी स्क्वायर से बोथ साइड, तो यहाँ पर डेल्टा एम सी स्क्वायर इक्वल किसके हो जाएगा, एम टी प्लस एम एन माइनस एम एन सी स्क्वायर। तो यहां पर डेल्टा एम सी स्क्वायर हमारा क्या है, वही एनर्जी जो कि उस प्रोसेस में रिलीज हुई मास डिफेक्ट से कन्वर्ट होकर, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी किसके इक्वल होगी, मास ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और मास ऑफ न्यूक्लियस के बीच में जो डिफरेंस है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर से, तो हमें क्या मिल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन एटम का हम सिंपली एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इस एग्जांपल में देखें हमारे पास क्या है, कैलकुलेटिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C12, मतलब कार्बन 12। कार्बन 12 क्यों बोलते हैं, जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में, तो उसी को हम बोलते हैं कार्बन 12। तो कार्बन 12 की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डेटा में क्या गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन। कार्बन 12 के एक प्रोटॉन का जो मास है वो हमारे पास क्या है, 6.0073 AMU। AMU क्या होता है, जब भी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखते हैं तो हमारे मास को हम किस पे मेजर करते हैं, किलोग्राम, ग्राम। लेकिन जब माइक्रो स्केल आ जाता है, न्यूक्लियर लेवल पर जब हम आते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो वहां पर हम AMU यूनिट यूज करते हैं मास को मेजर करने के लिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 6.0073 AMU है और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 6.0087। यहां से एक बात देखें कि जो भी न्यूट्रॉन होता है एटम के अंदर, उसका जो मास होता है वो प्रोटॉन से स्लाइटली थोड़ा मतलब ज्यादा होता है। यहाँ पर देखिए 73 और यहाँ पर 87, तो थोड़ा न्यूट्रॉन का जो मास है वो क्या है, ज्यादा है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ जो न्यूक्लियस है, जब दो आपस में कंबाइन होंगे, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन जो आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 12.00 AMU। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है कार्बन 12 एटम के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग फार्मूला हमारे पास क्या है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ होल न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। अब यहां पर सिंपली वैल्यू पुट करें, मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है 6.0073 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 6.0087 और उसको माइनस कर देंगे किससे 12.00 से, और सी की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 92.136 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी कार्बन 12 एटम के लिए। किस एटम के लिए, कार्बन 12 एटम के लिए हमारे पास ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। लेकिन इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है 92.136 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कार्बन का जो भी एटम होता है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स आपस में कंबाइंड होते हैं, तो अगर आप उन 6 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करना चाहते हैं, बिल्कुल स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आपको जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको
बाइंडिंग एनर्जी जो आपको उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कितनी होनी चाहिए, 92.136 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट होता है एनर्जी का, वो बहुत ही छोटा यूनिट होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर। तो कार्बन के एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो 92.136 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये तो एनर्जी है कार्बन के पूरे न्यूक्लियस को ही स्प्लिट करने के लिए, मतलब सारे न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे से स्प्लिट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि ये तो है बाइंडिंग एनर्जी, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, मतलब कार्बन के एटम में से एक न्यूक्लियॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, एक न्यूक्लियॉन मतलब या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमारे पास क्या होगी, जिसको हम EB डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, वो हमारे पास क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या आ रही है, 92.136। इसको जब हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, कितने हो जाएंगे, 12। तो इसको जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो क्या है, कार्बन के एटम में से एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो कितनी होगी, मिनिमम से मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जब हम कार्बन एटम को दोगे तो उसमें से हम एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को एटम में से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी हो गई, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी जो कि उस एटम से हम बाहर निकाल रहे हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।